नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2014 से 2024 तक जितने प्रश्न आए हैं जो है लाइन बाय लाइन हम लोग करने वाले हैं। ठीक, इसमें जो पहले जो हमारी क्लास हुई थी 2014 के जो प्रश्न पत्र था उसमें 35 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आज 36वां नंबर है। आप लोगों को तो पता है कि मैं व्याख्या के सहित पढ़ाता हूं, हर एक रचना को उसकी जो है उसका समय सन क्या है इसमें भी है, और मैं अपने आप से जो मुझे याद आता है साथ में बता देता हूं। तो इस बार को आप लोग बराबर जितना मैं जो तैयारी करा रहा हूँ करते रहे। ठीक है, देखो ये पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि निम्नलिखित नाटकों में उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नाटककार हैं, उनके साथ सम्मिलित करना है। ये देखो, हानूस हो गया, दशरथ नंदन हो गया, पैर तले जमीन और तिलचट्टा किसके हैं। ठीक है, आप लोगों को उत्तर नहीं दिखाएंगे, अपने आप से देख लेना, क्योंकि उत्तर यहाँ पे चलो कोड भी दिखा देता हूँ। ये रहा कोड, ये रहा कोड आपका, मैं दिखा दिया। अब बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं। हो गया, बता दिए। चलो मेरा अब सुनो, नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना। आपको पता है ना कि जो हानूस नाटक है किसका है, किसका है? हानूस भीष्म साहिनी का है, जो कि आया था 1977 में। समय क्या था? 1977। ठीक है, चलो दशरथ नंदन किसका नाटक है? दशरथ नंदन ये आया था, देखो दशरथ नंदन समय है जो 1974 में आया था। समय क्या है इसका? 1974। और दशरथ नंदन किसका नाटक है? ये जगदीश चंद्र माथुर का है। चलो अब देखो, ए का दूसरा किसमें मिल रहा है? ए का दूसरा और बी का तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पैर तले की जमीन किसका है? सब लोग जानते हैं पैर तले जमीन, जो कि अपूर्ण नाटक है, मोहन राकेश का। तिलचट्टा किसका नाटक है? ये मुद्रा राक्षस का नाटक है। ठीक है, किसका नाटक है? मुद्रा राक्षस का। तो हानूस भीष्म साहिनी, देखो जो मैं करा रहा हूँ ना उसको आप लोग याद भी कर ले, साथ साथ में यही प्रश्न सीधे फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि भीष्म साहिनी किसका है? हानूस का है। ठीक है, दशरथ नंदन किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। पैर तले की जमीन मोहन राकेश का नाटक है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का नाटक है। चलो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं साथ में। देखो ये रहा हानूस। हानूस का समय क्या है? 1977 में। किसका नाटक है? भीष्म साहिनी का। दशरथ नंदन किसका नाटक है? 1974 में है, जगदीश चंद्र माथुर का है। चलो ये भी हो गया। पैरों तले जमीन ये अपूर्ण नाटक है, मैंने बताया मोहन राकेश का है। और तिलचट्टा वेरी इंपॉर्टेंट नाटक है, ये 1973 में आया है, मुद्रा राक्षस का नाटक है ये। तिलचट्टा किसका है? मुद्रा राक्षस का है। चलो रति का कंगन, ठीक है, रति रोई या तुम रहे थे किसका? 2010 में आया था, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, तो हानूस भीष्म साहिनी दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर, पैरों तले जमीन मोहन राकेश, तिलचट्टा मुद्रा राक्षस, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसको सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। चलो 37 नंबर बताइए, उत्तर नहीं दिखाऊंगा आपको। ये बताइए, निम्नलिखित संप्रदायों के उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। हरिराम व्यास इधर हैं, दामोदर गदाधर भट्ट, जगन्नाथ स्वामी, गोविंद स्वामी। किसका कौन सा है बताइए? चलो कमेंट करके बताइए। एक वल्लभ संप्रदाय किसका है? निम्बार्क संप्रदाय किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? बताइए किसका है, बताओ। देखो वल्लभ संप्रदाय जो है आपको पता है किसका है? गोविंद स्वामी का। वल्लभ संप्रदाय किसका हो गया? गोविंद स्वामी। वल्लभ संप्रदाय किसका हो गया? गोविंद स्वामी का। निम्बार्क संप्रदाय किसका हो गया? हरिराम व्यास का है। निम्बार्क संप्रदाय हरिराम व्यास का। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? दामोदर दास का है। और चैतन्य गदाधर भट्ट का है। ठीक है, किसका है? गदाधर भट्ट का है। तो याद रखना, वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरव्यास देव। ठीक है, और राधा वल्लभ संप्रदाय किसका हो गया? दामोदर दास का। और चैतन्य संप्रदाय किसका हो गया? गदाधर भट्ट का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे देखो उसके, ये देखो इनको पढ़ लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय देखो गोविंद स्वामी का है, इसके संप्रदाय करता है वल्लभाचार्य भी, ये याद रखना। यही आपसे अनुयायी, देखो ये तो अनुयायी हैं, ये इसके जो है संप्रदाय या पुरस्कर्ता हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी इसके अनुयायी हैं, और वल्लभाचार्य इसके जो है पुरस्कर्ता है। निम्बार्क संप्रदाय जो है हरिव्यास देव का है, निम्बार्काचार्य इसके पुरस्कर्ता हो गए। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास का है, हित हरिवंश इसके पुरस्कर्ता है, इंपॉर्टेंट है। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट का है, ये चैतन्य महाप्रभु का हो गया। ठीक है, हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय भी पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट।
हरिदासी, सखी, टट्टी संप्रदाय जगन्नाथ गोस्वामी का है, और याद रखना किसका है, स्वामी हरिदास, इसके पुरस्कर्ता हो गए। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलो अगला प्रश्न देखो, ये रहा आपके सामने इम्पोर्टेंट। इसकी देखो आपको विधा लगानी है, इसकी आपको विधा लगानी है। ये बताइए, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करना है। बताइए किसकी कौन सी है। आपको पता है इसमें से कोई नहीं, आपको एक तो आता होगा, एक तो इसमें ऐसा आता होगा, करबला। करबला क्या है, करबला क्या है, करबला क्या है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है। सब लोग जानते हैं कि ये मुंशी प्रेमचंद का नाटक है, तो करबला क्या हो गया, नाटक। अब देख लो इसमें बी का 1 कौन सा है, बी का 1 देखते हैं, तो ये हमारा हो गया बी का 1, यानी उत्तर नंबर इसका क्या हो गया, बी। अब लगा ले, प्रेत की छाया, प्रेत की छाया इसमें ए का कौन सा हो गया, चौथा। ए का क्या हो गया, उपन्यास। प्रेत की छाया क्या है, उपन्यास है। चितवन की छाया, वेरी इंपॉर्टेंट, चितवन की छाया निबंध है, और हमारे एग्जाम में लगा भी है वो निबंधकार। ठीक, तो कमेंट करके बताइए कौन है, चितवन की छाया निबंध हो गया। अन्या से अनन्या तक ये क्या है, आत्मकथा है। ये क्या है भैया, आत्मकथा है। ठीक है, ये क्या है, आत्मकथा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन सही था। अब देखते हैं इसमें से मिला लेते हैं। ये देखो, इलाज चंद्र जोशी आते हैं, उन्होंने एक रचना लिखी थी प्रेत की छाया, ठीक है, जो कि 1944 में लिखी गई। प्रेमचंद ने नाटक लिखा करबला, ये 1928 में आया। ठीक, विद्यानिवास मिश्र यही अपने एग्जाम में लगे हुए हैं, चितवन की छाया, समय क्या है 1953। प्रभा खेतान ने लिखा था अन्या से अनन्या, याद रखना 2007 में। इसका जो प्रकाशन जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा, ये कहानी है, एकांकी है 1937 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा, ये तो सब लोग लगा ही लेंगे। ये देखो, निम्नलिखित संस्थाओं के उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित करना है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। बताइए, उत्तर बताइए। प्रीवियसर हैं, देखो ब्रह्म समाज सब लोग जानते हैं, सबसे अच्छा ब्रह्म समाज सब लोग जानते हैं किसका है, राजा राम मोहन राय का। ए का चौथा किसमें मिल रहा है, डी में, ऑप्शन नंबर डी। प्रार्थना समाज किसका हो गया, दयानंद सरस्वती का, केशव चंद्र सेन का। किसका हो गया, केशव चंद्र सेन का। आर्य समाज किसका हो गया, सब लोग जानते हैं, दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन किसका है, विवेकानंद का। ठीक है, तो ये हमारा क्रम था, देख लेते हैं। ये देखो आ गया आपके सामने, सारे आपके सामने आ गए हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज लाया 1828 में। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज लाया, ठीक, 1867 में। सब 1800 में है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। और श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 28, प्रार्थना 67, आर्य 75, रामकृष्ण 97, थियोसॉफिकल 75। राजा राम मोहन राय ब्रह्म, केशव चंद्र प्रार्थना, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद रामकृष्ण, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, आप लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से मैं बताता हूँ, इसको याद करने का एक और ट्रिक बता देता हूँ। देखो, ये मोहन, अब मोहन कान्हा का भी नाम था, और कान्हा क्या है, ब्रह्म है, प्रभु हैं, भगवान हैं, ठीक है, जो अदृश्य हैं, जो दिखते नहीं, तो मोहन क्या हो गए, ब्रह्म समाज हो गए। ठीक, केशव चंद्र सेन, इससे आपको याद रखना, आप लोग स्कूल तो जाते होंगे, प्रार्थना होती थी, अब प्रार्थना जब हो जाती थी उसके बाद सब लोगों को पता है नाखून चेक किए जाते थे, बाल चेक किए जाते थे कि तुम्हारे बाल बड़े तो नहीं है, तुम्हारे नाखून बड़े तो नहीं है। तो केस से याद रखना, प्रार्थना के बाद केस से हमारे केस चेक किए जाते थे। और जैसे ही प्रार्थना होती थी हम लोग सर दे वहाँ से निकल जाते थे, तो सर से क्या हो गया, 67। ठीक, 1867 में प्रार्थना समाज। ठीक है, दयानंद सरस्वती, याद रखना आर्य समाज, इनकी आर्य समाज की स्थापना किसने की, 1875 में। अच्छा, जो आर्य आए थे भारत में, जो आर्य आए थे, सबको पता है कि उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो दयानंद सरस्वती क्या हो गया, आर्य समाज हो गए। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, अगर आपने याद रखना राम और कृष्ण को ढूंढना है, राम और कृष्ण को एक साथ ढूंढना है, तो क्या कर रहा है, आपके विवेक तो अच्छा होना चाहिए ना,
आपका कैसा होना चाहिए, विवेक तो अच्छा होना चाहिए। तो ये भैया विवेकानंद किसने हो गए, रामकृष्ण मिशन 1897। श्रीमती एनी बेसेंट, यहाँ थोड़ा अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी नाम ये भी याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक, 1875। हमारे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे ये पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों को लगाना है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। ये हम रख दिए, ये प्रश्न अच्छा दिख ही जाता है, क्या करूँ। जो बीत गई सो बात गई, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। बहुत अच्छी पंक्ति है, किसकी है, दो पाठों के बीच पिस गया, रूप की आराधना का मार, आलिंगन नहीं तो और क्या है। सब लोग देखो एक चीज़ समझ लेना, इसमें से आप लोग एक पंक्ति सबको मालूम होगी, कौन सी, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये पंक्ति इसमें दी नहीं है। मुक्तिबोध, दिनकर, बच्चन, कायाकल्प, रंगभूमि, ये वैसे तो आगे की पंक्ति थी ये, पर इसमें दिख नहीं रहा है। चलो, जो बीत गई सो मैं डूब गया था स्वयं शून्य में, दो पाठों के बीच पिस गया, ये देखो मुक्तिबोध की पंक्ति होगी, सी का वन, सी का वन, देखो मिल गया, हाँ सी का वन, सी का वन। अब देखो ये मिल गया, सी का वन, दो पाठों के बीच पिस गया, ये याद रखना अंधेरे में कविता से हमारे ख्याल से है मुक्तिबोध की, ठीक है, दो पाठों के बीच। अच्छा, अब ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो अगली बात है कौन से, जो बीत गई सो बात गई, ये किसकी पंक्ति है, एक की तीसरी बच्चन सिंह की है, किसकी है, किसकी पंक्ति है, क्या हो जाता है, चलो किसकी है, बच्चन सिंह की है, ठीक। जो बीत गई सो मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, बी का चौथा, याद रखना ये तो कायाकल्प से आई है पंक्ति, किसकी है, कायाकल्प से है। चलो, दो पाठों के बीच मैंने बता ही दिया, मुक्तिबोध की है। रूप की आराधना का मार, आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये किसकी पंक्ति है, दिनकर की है, किसकी है, दिनकर की है। चलो हम लोग देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो, आगे बढ़ते हैं। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। मैं तो डूब गया था शून्य में, देखो आगे की पंक्ति है, यहाँ पे क्या दिया है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आगे की पंक्ति है यहाँ पे, ठीक है, पर यहाँ आगे कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ये प्रश्न देखो हटा दिया गया होगा, ये हटा दिया गया होगा, मुझे मालूम हो गया, ये हटा दिया गया होगा, क्योंकि ये पंक्ति है ही नहीं, मैं तो डूब गया था, आगे की पंक्ति है। अब कहाँ से है पंक्ति, सबको पता है, असाध्य वीणा से पंक्ति है। दो पाठों के पीस पिस गया, मुक्तिबोध की पंक्ति है। रूप की आराधना और क्या है, दिनकर की पंक्ति है। आह अंतिम रात वह बैठी रहा तुम पास मेरे, ओहो, आह अंतिम रात वह बैठी रही तुम मेरे पास, तुम पास मेरे, नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अवतरण है, इसको मत पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चलो 45, अवतरण को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखो कथोपकथन अब देखते हैं 46 से। पहले देखो कथन आते थे कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही क्या है, संस्कृति है। अगला तर्क क्या है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों से, क्योंकि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना क्या है, संस्कृति है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से हम लोग अविरोधी सत्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है। ठीक है, देखो ये देखो, इसकी फिर उत्तर दे दिया है कि मनुष्य की साधना का प्रतिफल ही संस्कृति है, और साधना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विरोधों से दूर कर अविरोधी सत्य तक प्राप्त करते हैं। याद रखना, ए और आर दोनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थापना देखते हैं कि रस का निर्णायक हृदय है। याद रखना, मुक्त दशा रस दशा कहलाती है, और रामचंद्र शुक्ल का कथन याद रखना। तर्क, क्योंकि हृदय रस का समीक्षक होता है, रस का निर्णायक सहृदयी है। तर्क, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है?
रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक है। अब एक बात समझो थोड़ा, बिल्कुल सही बात है कि रस की दशा हमको कहाँ से प्राप्त होती है? हृदय से प्राप्त होती है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि हृदय की मुक्तावस्था को ही रस दशा कहा जाता है। ठीक, मगर क्योंकि सहृदय जो है, सहृदय रस का समीक्षक है, समीक्षा सिर्फ सहृदय ही तो नहीं कर सकता है, उसकी समीक्षा वो नहीं करेगा, याद रखना। तो याद रखना इसमें ए गलत है, सॉरी कहाँ गया, ए सही है और आर गलत है। ठीक, देखो यहाँ पे इसका उत्तर दिया होगा। व्याख्या याद रखना, सहृदयी मतलब श्रोता, दर्शक, पाठक में रस जिस रूप में उत्पन्न होगा वह उसी रूप में उसे स्वीकार करता है और अपना मत भी देता है। किसी भी विषय पर सहृदयों की राय एक या अलग अलग भी हो सकती है, अतः वह रस का निर्णायक होता है। ठीक, लेकिन वह रस का समीक्षक नहीं होता है। समीक्षा करना आलोचक का काम है, क्योंकि वही उसमें गुण दोष देखता है। बहुत अच्छी बात है, इसी से समझ लेना। ठीक है, समीक्षा शब्द की वजह से वो कथन गलत हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 नंबर कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। याद रखना, करता था नीरो एकालाप प्रियंवत, क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। देखो ये सब देखो, मनोरुग्णता, मन का रुग्णपन, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रियंवत का चेहरा आना चाहिए। कहते हैं क्या कहते हैं कि सब कुछ स्वयं को भूल गया था और नीरो एकालाप करता था प्रियंवत, यानी अकेले बातचीत। ठीक, तो पहला वाला तो सही है, पर यहाँ पे एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का, मन के रुग्णपन का द्योतक थोड़ी ना है। तो याद रखना ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। देखो यहाँ पे व्याख्या पढ़ भी लेते हैं हम लोग कि व्यक्ति के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बिल्कुल सही बात। अंतर्मुखी व्यक्ति स्वानुभव पर विशेष बल देता है तथा अपने विचारों को सबके सामने रखता भी है। यह विधि एकालाप की श्रेणी में आता है। एकालाप मात्र मनोरुग्णता का द्योतक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि युग जीवन के परिवेश में साहित्यकार की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहास का कर्तव्य कर्म है। क्या कहते हैं? युग जीवन के परिवेश में साहित्यकार की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य और कर्म है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तर्क क्या होता है? क्योंकि साहित्य का इतिहास युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। देखो बिल्कुल गलत बात। युग भी बताएगा, उसका जीवन भी बताएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला पढ़ लीजिए। उसमें क्या है? युग विशेष की प्रवृत्ति है, कहते भी है युग विशेष की प्रवृत्ति है उसमें। ठीक है, तो याद रखना ए सही है, आर गलत है। देखो ये रहा आपके सामने। क्या कहते हैं इसमें कथन में? देखो कि साहित्य का समाज जीवन और समय से विशेष संबंध होता है। काल के परिवेश का साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वह जीवन युग परिवेश को ध्यान में रखकर लेखन कर्म करें। साहित्यकार इतिहासकार युग जीवन से इतर न होकर उससे संबंध होता है। उससे क्या होता है? संबंध होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 पूरा ये भी देख लेते हैं। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे अभिन्न यानी जो भिन्न ना हो, परस्पर अनुस्यूत होते हैं। वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर क्या होता है? अनुस्यूत होते हैं, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल सही। रूप और वस्तु दोनों, वस्तु और रूप एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि वस्तु की तभी पहचान हो सकती है जब उसका रूप या ढांचा अच्छा होगा। यानी ए और आर सही हैं दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बिंब और प्रतिबिंब वही वाली बात हो गई। बिंब जो एक ढांचा बनता है आपके सामने, ठीक है, उसी का प्रतिबिंब के रूप में वस्तु और रूप का साहित्य में अन्योन्याश्रित। इसमें वस्तु की स्थिति रूप पर और रूप की स्थिति वस्तु पर निर्भर होती है। हम लोग 50% इधर के 2014 वाले कर लिए। अब आते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट 2014 का ही है, तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, जून का ही देखते हैं।
अगला देखते हैं, भक्तिकाल की पूर्व पीठिका सिद्ध, जैन और नाथ साहित्य से क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं ये भी देखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लोग आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और मैंने कहा कि लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपको पता है कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की, अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ, ये प्रैक्टिस नहीं है समझ लो, आपको याद करने की, क्योंकि आपका इतिहास यहीं से मजबूत होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि भक्तिकाल की पूर्व पीठिका सिद्ध, जैन और नाथ साहित्य पे कि कुवलयमाला कथा के रचनाकार कौन है? रोड कवि, रोड़ा कवि, उद्यतन सूर्य, दामोदर शर्मा, ज्योतिषवर ठाकुर। बताइए कौन है? ऑप्शन नंबर ये रहा, देखो, ओह सॉरी वही दिख गया यहाँ पे, उद्यतन सूर्य की पंक्ति है। किसकी रचना है ये? उद्यतन सूर्य। किसकी है रचना? उद्यतन सूर्य। देखो इस बार जून के लिए जो है टाइप नहीं करवा पाया हूँ MCQ, इसीलिए इस बार प्रैक्टिस होगी। भगवान करे सबका हो जाए। अगर किसी का बचता भी है तो दिसंबर के लिए बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊँगा, वो भी जो है MCQ रूप में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, याद रखना। इस बार क्या है, क्योंकि जल्दी में सब काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की थी, सब लोगों को पता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। कुवलयमाला कथा किसकी रचना है? यहाँ ये पूरा आपको पढ़ना है, इससे आपका इतिहास अच्छा हो जाएगा जो पूछे जाते हैं। कुवलयमाला कथा सबसे पहली बात क्या है? गद्य है। बहुत अच्छी बात। रचनाकार भैया किसके कौन है? उद्यतन सूर्य। ये बहुत ही अच्छी बात है। समय इसका क्या है? 9वीं शताब्दी में है। क्या है? 9वीं शताब्दी। भाषा क्या है इसकी? आदिकालीन राजस्थानी भाषा है। तो याद रखना, कुवलयमाला कथा गद्य की है, उद्यतन सूर्य रचनाकार है, 9वीं शताब्दी में लिखी गई राजस्थानी भाषा है। तो कुवलयमाला कथा गद्य है, समय रचनाकार इसके उद्यतन सूर्य, समय 9वीं शताब्दी, भाषा आदिकालीन राजस्थानी। ठीक है, देखो एक यहाँ पे आती है राउलवेल रचना। याद रखना ये चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य रचना है, जो रोड कवि की रचना है। रोड कवि की रचना है, 10वीं शताब्दी में आई थी। पूर्वी हिंदी अवधि का प्रयोग किया गया इसमें। राउलवेल का ये जो है विधा पूछा था, ये चंपू काव्य है, गद्य पद्य दोनों में लिखी गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, याद रखना ये व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा की है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। चलो, वर्ण रत्नाकर ये शब्दकोश है, ज्योतिषवर ठाकुर की है, जो 14वीं शताब्दी में आई थी मैथिली भाषा में। तो याद रखना, अगर रचनाकार से हमको जोड़ना है तो सिर्फ याद रखना कुवलयमाला कथा, उद्यतन सूर्य। ठीक है, अच्छा एक बात पता है कि जो माला है ना, तो कहाँ पहनी जाती है? तन पे। बहुत अच्छी बात। माला कहाँ पहनी जाती है? तन पे, गले में, शरीर में। तो कुवलयमाला तन पे हो गई। ठीक है, राउलवेल याद रखना, राउलवेल किसकी रचना है? रोड कवि की, रोड़ा कवि की। अच्छा एक बात है, आप रोड पे जा रहे हैं और आपसे पूछे कि रउआ का हलवा, ये भोजपुरी के शब्द है, रउआ तुम्हारा, तो याद रखना रोड पे ही चलते लोगों को न जाने क्या कहते हैं कि रउआ क्या हलवा। तो राउलवेल याद रखना रोड कवि है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की है। किसकी है? दामोदर शर्मा की है। किसकी है? दामोदर शर्मा की। वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिषवर ठाकुर की। याद रखना रत्नाकर, कर माने क्या होता है? उजेला। कर माने का भी क्या होता है? एक उजेला होता है, इस बात को याद रखना। और ज्योति माने भी क्या होता है? उजेला होता है। तो याद रखना उड़ रत्नाकर, ज्योतिषवर ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट बात। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। बीसल देव, बीसल देव रचनाकार किसके कौन है? याद रखना बीसल देव, बीस नर हमने कहा था, नरपति नाल की है। ठीक है, जगनी की रचना परमाल रासो की है। ठीक, किसकी है? परमाल रासो की रचना। आगे देखते हैं हम लोग इनके बारे में। देखो यहाँ पे चलो देखो, बीसल देव रासो सब लोगों को पता है, नरपति नाल की है, 1155 में लिखी गई। हमीर रासो हम हैं शंकर सारंगधर की है, 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, 1357 में। ठीक, ईस्वी। परमाल रासो जग पर, जगनी की रचना कौन सी? परमाल रासो 1230 में। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। किसकी है? जगनी की। याद रखना परमाल रासो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो भी देख लेते हैं किसकी है? नल्ल सिंह की रचना है, 13वीं सदी में। समय किसकी है? 13वीं सदी में। ठीक है, चलो
अध्ययमाण बहुत अच्छी रचना है अध्ययमाण। अध्ययमाण की रचना कौन सी है? संदेश रासक, याद रखना। अध्ययमाण किसकी रचना है? अध्ययमाण की रचना कौन सी है? संदेश रासक। ठीक है, अब्दुल रहमान भी इन्हीं को कहा जाता है, संदेश रासक याद रखना। अध्ययमाण भी इन्हीं को कहा जाता है। और प्राकृत पेंगलम हो गए, जयचंद प्रकाश हो गए, प्रबंध चिंतामणि हो गए, इनकी भी रचनाकार हम लोग देख लेते हैं। देखो ये रहे, हमने कहा कि प्राकृत पेंगलम ये सुमति की है, जो याकोबी के अनुसार लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। सुमति भी कोई मानता है प्राकृत पेंगलम के रचनाकार, जो कि याकोबी ने माना है उसको, और लक्ष्मीधर भी माना है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। एक चीज़ याद रखना, दोनों ऑप्शन में हो तो लक्ष्मीधर को मानना, क्योंकि लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में, इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक हमने कहा अब्दुल रहमान की रचना है, 13वीं शताब्दी में। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है, जो कि 12वीं सदी में। किसकी है? 12वीं सदी में। चलो, प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतंग, मेरा प्रबंध करो भैया, ऐसा करो, मेरा प्रबंध करो, मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा तो मेरा तुम प्रबंध ही कर दो। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी होगी? मेरुतंग की होगी। ठीक, हमने कहा जयचंद्र प्रकाश, आपको नहीं याद हो रहा कि जय भट्ट का जयसमंग जयचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश में कंफ्यूज हो रहे, तो चलो एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ पे जयचंद्र प्रकाश, एक है जयसमयंक जैस चंद्रिका, वो बड़ी रचना है। जो छोटी रचना वो उसका बड़ा नाम, कवि का छोटी रचना बड़ा नाम, भट्ट केदार बड़ा नाम हो गया। ठीक है, और जयसमयंक जैस चंद्रिका वो किसकी है? वो कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो इस टाइम याद नहीं आ रहा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हमने कहा उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय याद रखना, पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है, व्याकरण है। कैसा है? अभी हमने कहा व्याकरण पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सा है? व्याकरण है। सब लोग पढ़े हो इसके बारे में? हाँ, ये देखो, अष्टछाप के कवि नहीं है, रैदास, परमानंदास, कृष्णदास और नंददास, ऐसे नहीं याद होगा। देखो एक ट्रिक याद रखना कि कुंभ के सुर परमानंदा, कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। ट्रिक लिख लो, लिखो लिखो लिखो, कॉपी नोट करो, कॉपी उठाओ। हाँ मेरे को 2 मिनट, 1 मिनट, कॉपी लिखो, उठाओ कॉपी। अब लिखो कुंभ के सुर परमानंदा, लिखो कुंभ के सुर परमानंदा, कृष्ण छीत गोविंदा। कुंभ के सुर परमानंदा, कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। ये ट्रिक हो गई, सारे 8 के 8 कवि हैं कि कुंभ के सुर परमानंदा, कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। तो कुंभ से कुंभनदास, कुंभ के सूर, सूर से सूरदास, कुंभ के सूर परमानंदा, परमा से परमानंददास, कुंभ के सूर परमानंदा, कृष्ण, कृष्ण से कृष्णदास, छीत से छीत स्वामी, कृष्ण छीत गोविंदा, गोविंद से गोविंद स्वामी और चतुर्भुज नंदा और चतुर्भुजदास नंददास। ठीक है, ये लिख लिया, एक बार फिर से लिख लो, कुंभ के सूर परमानंदा, कृष्ण छीत गोविंदा और चतुर्भुज नंदा। ठीक है, याद आ गया होगा। चलो, इसमें से कौन सा नहीं? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? सब लोग जानते हैं 1565 में हुई थी। कब हुई थी? 1565 में हुई थी अष्टछाप की स्थापना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वही बात आ गई यहाँ पे, ये देखो आपके सामने मैंने लिया, देखो ये रहा, यहाँ से नोट कर लो और अच्छा रहेगा कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किया था। अष्टछाप पर याद रखना पुष्ट मार्ग भक्ति मार्ग का प्रभाव है। इसमें कुल 8 कवियों का वर्णन हो, याद रखना पहले 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, जो इस क्रम जो है प्रकार थे, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंददास। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास। ठीक, तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, चलो याद रखना। राधा वल्लभी संप्रदाय आचार्य कौन है? याद रखना, अभी हम अब इसी पहले पढ़ के हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय किसकी है? गोस्वामी हित हरिवंश की है। और आपको पता है कि जो राधा हैं वो सबका हित चाहने वाली हैं, किसी का अहित नहीं चाहती हैं, सबका हित चाहती हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय किसका हो गया? गोस्वामी हित हरिवंश का। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे आ गया है, तो इसको भी याद रख लें
कि राधा वल्लभ संप्रदाय किसके हो गए, हित हरिवंश आचार्य। श्री संप्रदाय सिद्धांत क्या था, विशिष्ट द्वैत, विशिष्टा द्वैतवाद भी कह सकते हैं, विशिष्ट द्वैत, ठीक है, जो कि रामानुजाचार्य थे। अब आप ऐसे नहीं मालूम है तो याद रखना कि राम क्या थे, विशिष्ट थे, सबसे विशेष थे, विशिष्ट थे। तो रामा याद रखना, रामानुजाचार्य किसके हुए, विशिष्टा द्वैतवाद के। रुद्र संप्रदाय किसके हो गए, शुद्धाद्वैत और वल्लभाचार्य के लिए, ठीक है। तो ये व्याख्या सही संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय किसके, शुद्धाद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद, इसके आचार्य कौन है, वल्लभाचार्य। ऐसे नहीं पता याद रखोगे तो ऐसे याद रखोगे। आपको पता है बल्ला किसे कहते हैं, जानते हो बल्ला किसे, बैट को मारेंगे बल्ला शुद्ध हो जाओगे, अगर अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, बल्ला मारेंगे बेटा शुद्ध हो जाओगे। तो याद रखना, शुद्धाद्वैतवाद किसके लिए आ गया, वल्लभाचार्य के लिए। अद्वैतवाद किसके लिए आ गया, शंकराचार्य के लिए। शंकर जी किसी को दिखते हैं, अद्वैत हैं, किसी को नहीं दिखते। याद रखना, स्मार्त संप्रदाय भी अद्वैतवाद, याद रखना, ठीक है। इससे सिर्फ जोड़ने की कोशिश की, इसका मतलब ये मत निकालना, सिर्फ ट्रिक में बताता हूँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओहो क्या बात है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है, पूछ रहा है इसमें, नहीं। मधुमालती, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। आपको पता है मधुमालती 1545 में शायद आई थी, शायद लगा रहा हूँ, अभी मुझे क्लियर समय नहीं आ रहा है फिलहाल। ये है किसकी रचना, मंझन की रचना है, किसकी, मंझन की है। अखरावट, पद्मावत और आखिरी कलाम किसकी है, पद्मावत 1540 में आई थी, हाँ। आखिरी कलाम कब आई थी, इसमें बाबर का वर्णन हुआ है, इस बात को याद रखना। इसमें वर्णों के एक एक अक्षर को वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। पद्मावत तो सब लोग जानते हैं, नागमती, वियोगखंड इसी का एक भाग है। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित जुड़ी बातें देख लेते। देखो समय इसमें मिल गया, अच्छी बात है। ये देखो हमने कहा ना, अच्छा एक चीज़ है भाई, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख काव्य कृतियाँ पद्मावत जो कि 1540 में, समय मुझे याद था, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। देखो चित्रलेखा अलग है, चित्रलेखा उपन्यास है वो अलग है, यहाँ पे चित्ररेखा है। चित्रलेखा और चित्ररेखा में अंतर याद रखना, लेखा आ जाएगा, लेखा आ जाएगा। चित्रलेखा किसका उपन्यास है, उपन्यासकार का नाम क्या था, चलो कमेंट करके बताना, चित्रलेखा, ठीक है। अब समझना, ऐसे तो बहुत याद है ना रचना, पर ऑप्शन में होंगी तो सभी बहुत याद है, पर ऑप्शन के अलावा थोड़ा डाउट होने लगता है, जो मन में आता नहीं नाम। चलो कोई नहीं, देखो अखरावट हमने कहा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कहरनामा, महरी बाईसी, कन्हावत, ये सब किसकी हैं, जो है मलिक मोहम्मद जैसी के। देखो मधुमालती के मैंने कहा तो 1545 में मंझन की रचना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। देखो एक चीज़, 8वीं शताब्दी का पूछा इन्होंने। सरहपा का समय क्या है, 769, सब लोग जानते हैं, ठीक। हेमचंद्र कब आए थे, 9वीं शताब्दी में। सबरपा का समय तो 820 या 840 के समय में है, ठीक। स्वयंभू भी 769, तो 8वीं शताब्दी पूछा है, ठीक। कौन नहीं है, हेमचंद्र, हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना हेमचंद्र नहीं है। देखो ये देखो आगे, सरहपा दोहा कोश इन्होंने लिखी है 8वीं शताब्दी में, इसी में इनका समय 769 में, ठीक है। हेमचंद्र याद रखना शब्दानुशासन 11वीं शताब्दी में, शायद 10वीं या 11वीं शताब्दी में, 1000 कुछ करके समय होगा। सबरपा इन्होंने चर्यापाद लिखी है 8वीं शताब्दी में। स्वयंभू पौमचर्यूस 8वीं शताब्दी में लिखा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सखी संप्रदाय पूछा गया है, कि सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्य अचिंत्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। क्या कहा जाता है सखी संप्रदाय को, बताओ जरा, ठीक है। क्या कहा जाता है, हरिदास संप्रदाय, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे, आचार्य कौन थे, स्वामी हरिदास थे, ठीक है। तो इसीलिए सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिदास संप्रदाय कहा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके मेरे ख्याल से अच्छा वो राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। देखो यहाँ पे लिख लिया हमने कि सखी संप्रदाय के को इतिहास या हरिदास या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है।
इसके संस्थापक स्वामी याद रखना हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। चिंत अचिंत संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य प्रभु हैं। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं। कौन है? विट्ठल नाथ जी हैं। बहुत अच्छी बात याद रखना सब लोग। मैथिली प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। देखो सब लोग, एक तो यहाँ पे ये बहुत दिक्कत है, इसमें सन आ का उत्तर आ जाता है सामने, बस इसीलिए इसको मैं अलग रखना चाहता था। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, क्योंकि हमको पता है कि विद्यापति ने 3 रचना लिखी, ठीक है, कीर्तलता, कीर्तपता का, और कौन सी एक लिखी थी। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ, कीर्तलता कीर्तपता का तो अभट्ट में लिखी गई है, और जो उन्होंने एक रचना और लिखी थी वो मैथिली भाषा में थी। चलो, तो यहाँ पे पूछा है तो मेरे ख्याल से कौन? वर्ण रत्नाकर हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर हो जाएगा ना। हाँ, मैथिली का ये बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा, वर्ण रत्नाकर, क्योंकि ऑप्शन में मैथिली की कौन सी रचना है और जो अपने में लगी हुई भी है, ठीक है। तो विद्यापति की जो रचना है एक तीसरी, वो भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, वर्ण और वर्ण रत्नाकर, मगर प्राचीनतम शब्द लगा दे तो वो किसके लिए आ जाएगा? वर्ण रत्नाकर के लिए आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, ये आपके सामने आ गई, ये रहा ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर को, जो मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, इसमें शब्दकोश का वर्णन किया गया है। यह 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। अन्य कीर्तलता विद्यापति की, चर्यापद सबरपा की, ज्ञानेश्वरी याद रखना संत ज्ञानेश्वर की। यह श्रीमद् भागवत गीता की टीका है। बहुत अच्छी बात याद रखना, ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भागवत की टीका है, अच्छी बात है। बौद्ध गानो दोहा सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात। बौद्ध गानो दोहा, बौद्ध गानो दोहा का संपादन किसने किया था? देखो, राहुल शंकरत्यायन ने भी किसी का संपादन किया, प्रबोध चंद्र बागची ने भी किया, हरप्रसाद शास्त्री ने किया, ठीक है। बौद्ध गानो दोहा किसका है बताइए, किसने संपादन किया था? अब एक मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। बौद्ध गानो दोहा, आपको पता है जब भी कबीर दास के हम दोहा पढ़ते हैं, कबीर दास का कोई छंद पढ़ते हैं, तो हर क्या होता है? हर छंद में दोहा होता है। हर छंद में क्या होता है? दोहा होता है, दोहा छंद होता है। हर छंद उनका एक दोहा है। हर छंद क्या है इनका? दोहा है। हर छंद क्या है इनका? दोहा है। कबीर ना लाओ यहाँ पे, ज़्यादा बढ़िया कबीर ने भी दोहा क्या है, पर सबसे ज़्यादा बिहारी को याद रखना। बिहारी के याद रखना, हर एक छंद क्या है? दोहा में है। हर एक छंद क्या है? दोहा में। तो इससे याद रख गया राहुल शंकरत्यायन का। देखो यहाँ ये देखो आगे तीनों, हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा का संपादन किया, प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का, किसका? अच्छा, दोहा कोश दोहों का खजाना, ठीक है। और आपको पता है कि दोहों का जो खजाना है, जो किसी को याद आ जाए ना तो वो बाँचने लगता है। क्या करने लगता है? बाँचने लगता है। तो बागची, प्रबोध चंद्र बागची, दोहा कोश। राहुल शंकरत्यायन ने काव्यधारा लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका संपादन किया राहुल शंकरत्यायन ने काव्यधारा का। चलो ये भी आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं यहाँ से। सब लोग अभी देखो इसको पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोहा या दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? सब लोग जानते हैं, अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है, ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने कहा ना, जैसे गाथा या कहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार से दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित परिभाषा का जो है बोध होने लगता है। गाथा या कहा कहने पर दोहा दोस्तों, ठीक है, छोड़ो, सब लोग जानते हैं। आप देखो, सामाजिक संस्कृति प्रवृत्तियाँ एवं विविध काव्य धाराएँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। अरे एक तो यार ये बड़ी दिक्कत है कि साखी सबदी दोहरा, कही कहनी उपखान, और भगत निस्र पहि अधम कवि, निंदहि वेद पुराण। कि साखी सबदी दोहरी, कही कहनी उपखान, और भगत निस्र पहि अधम कवि, निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास और सूरदास। आपको पता है क्योंकि साखी शब्दी रचनाएं किसकी हैं? वैसे तो कबीरदास की हैं, पर ये दोहा किसने कहा है? तुलसीदास ने कहा है। किसने कहा बच्चा? तुलसीदास ने कहा। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है? देखो ये रहा। अब इनकी पंक्तियां भी देख लेते हैं हम लोग। कि संस्कृत है कूप, जल भाषा बहता नीर,
क्या बात है। संस्कृत एक कुआं है, जल भाषा बहता नीर, यानी जो जन की भाषा है वो बहती नदी है। ये किसने कहा? कबीरदास ने कहा। किसने कहा? कबीरदास ने। किसने कहा है? कबीरदास ने। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही ना न मानो, ऐसे कवि की बानी हो सुजानी। बहुत अच्छे ये कविता है, इनके सवैया है भिखारी दास का है। किसका है? भिखारी दास का। असाखी शब्दी निंद है वेद पुराण, ये तुलसीदास की है। अब मोसो कहत मोल को लीनो, क्या बात है। मोसो कहत मोल को लीनो, ये किसकी रचना है? पंक्ति है सूरदास की। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, किसकी पंक्ति है? सूरदास की है। और देखिए कौन सी, कि मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी। याद रखना ये सब सूरदास की पंक्तियाँ, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। चलो, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। देखो बहुत अच्छी रचना है ये रसमंजरी, ठीक है। सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति, ठीक है। तो याद रखना नंददास की पंक्ति है रसमंजरी, रस से भरी हुई है नंद जो है रसमंजरी। अब आपको ये याद नहीं होगी, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। अच्छा एक बात है, नंद के पुत्र कौन थे? कान्हा। और उनमें तो आपको पता है कि रस तो कूट कूट के भरा हुआ था, तो नंद के दास थे रसमंजरी, याद रखना। चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे इनके साथ में कि नंददास की रचना रसमंजरी, जो कि समय इसका 1550 ईस्वी में रचित रीत निरूपण संबंधी रचना है। कैसी है? रीत निरूपण संबंधी रचना है। इसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया है। शोकिया, परिकिया, नायिका के भेदों के साथ 9 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है। इनकी अन्य रचना इस प्रकार है: रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भ्रमर गीत इत्यादि। भ्रमर गीत इत्यादि इम्पोर्टेंट, भ्रमर गीत इत्यादि। कृपाराम, याद रखना कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी, हित तरंगिणी, श्रुतभूषण, उज्ज्वल नीलमणि और कर्णाभरण। ये 4 ऑप्शन है। कृपाराम की रचना आपको बताना है, सबसे पुरानी है जो। देखो तो हित तरंगिणी, श्रुतभूषण और उज्ज्वल नीलमणि और कर्णाभरण, ठीक है। इसमें आपको पता है किसकी है? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी देखो एक रचना है, अब इसी पे मैं बता दूं हित तरंगिणी। एक है हिम तरंगिणी, याद रखना, एक हित तरंगिणी ये कृपाराम की होगी, एक है हिम तरंगिणी जो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी मिला था सबसे पहला, वो है हिम तरंगिणी। ये है हित तरंगिणी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे हिम तरंगिणी पूछता है, हिम तरंगिणी पूछता है तो याद रखना माखन, कौन भैया? माखन। और अगर पूछा हित तरंगिणी तो किसके लिए हो गया? कृपाराम के लिए हो गया। किसके लिए? कृपाराम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कृपाराम की कृति कौन से? हित तरंगिणी, जो कि 1541, ये समय इसका बहुत बार पूछा जाता है, 1541 ईस्वी में रीत निरूपण की पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदों उपभेद का उल्लेख है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की। किसकी है? उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी। आपको पता है कि आपका रूप बहुत ही उज्ज्वल है, आपका रूप बहुत ही उज्ज्वल है, नीला है, एकदम नीलमणि के समान है। आपका रूप किसके समान है? नीलमणि के समान। आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे ही कह रहा हूँ, याद रखना। उज्ज्वल नीलमणि रूप, जो रूप आपका कैसा है? उज्ज्वल नीलमणि के समान है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सभी लोगों का जो रूप कैसा है? नीलमणि के समान। इसीलिए तो आपका चार्प आपके हाथ में है, बस आप पहचान नहीं रहे, मेहनत नहीं कर रहे हैं। लग जाइए मेहनत के लिए। चलो कर्णाभरण रचना आ गई। कर्णाभरण किसकी हो गई? गोविंद की है। हे गोविंद कर्णाभरण, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो कवि कुल कलपतरु रचना आ गया। कौन? कवि कुल कलपतरु, कवि कुल कलपतरु। अच्छा कल्पतरु इसके और पर्यायवाची जानते हो? पारिजात जैसे, इसी का पर्यायवाची है ये। कल्पतरु स्वर्ग का एक पेड़ है। जब 14 वो हुआ था, क्या नाम है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक कल्पतरु पेड़ भी था, इसीलिए कवि कुल कल्पतरु स्वर्ग का एक पेड़ था, ठीक है।
याद रखना, देव, विकेशदास, चिंतामणि और भिखारीदास। तो इसमें से कौन सी हो गई? चिंतामणि की है कि तुम अपने कुल की चिंता मत करो, बस पथ पे बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। कब हमको कुल की चिंता नहीं करनी है, कुल की चिंता नहीं करनी है। ठीक है। केशवदास, भिखारीदास। केशवदास की एक पंक्ति बहुत आती है कि जद विसजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित। किसकी है? केशवदास की पंक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखो इनके बारे में ये रचना आ गई आपके सामने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये देखो सही रचना है, इसीलिए तो आपको इससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कि चिंतामणि कवि कुल कल्पत्रु 1660 ईस्वी में आई है। रस विलास 1633 ईस्वी में आई है। काव्य विवेक श्रृंगार मंजरी 1643 में। याद रखना चिंतामणि। सबसे पहली बात एक चीज़ समझना, मैं इस सारी रचनाओं को आपको याद करा के तब दम लूँगा। एक चीज़ समझना, अगर आप कुल की चिंता करें तो आप विला जाओगे। क्या हो जाओगे? रस में विलीन हो जाओगे। कुल की ज़्यादा चिंता करोगे भैया, रस में विलीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं का कार्यभार शुरू कर दोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे भैया। अम्मा जो नमक लावे के बप्पा, जो हमका जो है नमक खरीद के लावे कि हाँ, वही के लिए हमें 28 रुपये टाटा का नमक 28 का आता है। ठीक है। तो उसको लाना है, उसके लिए कमाने जाओगे, उसके इससे क्या होगा? आपकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। तो क्या होगा? कुल की चिंता करोगे, अभी अभी ना करो, करो जब बन जाओ बिल्कुल करो भैया। उन्हीं के तो उन्हीं से आप हैं, आप से उन्हीं हैं। ठीक, वो हैं। तो माता पिता को मैं बिल्कुल नहीं कहता, मगर अभी जब तक हम लोग सिलेक्ट नहीं होते तब तक हम माता पिता के टुकड़ों पे ही पलने वाले हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो याद रखना, चिंता, कुल की चिंता मत करो। कुल की चिंता करोगे तो क्या हो जाओगे? बिला जाओगे। ठीक है। क्या हो जाएंगे? रस में विलीन हो जाओगे और फिर आपका विवेक काम नहीं करेगा। क्या करोगे? आपका विवेक मर जाएगा, आपका विवेक काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करने वाले रह जाओगे फिर। ठीक है। फिर श्रृंगार मंजरी, याद रखना। फिर क्या करोगे? ये फ्रेंच कट दाढ़ी कटाओगे, ऐसे देखो, ऐसे कटाओगे, ये ऐसे। फिर ये फ्रेंच कट दाढ़ी होगी, ये लड़कों के लिए है। ठीक है। ये कटाओगे, फिर ऐसे बाल बनाओगे जो है जैसे हमारे बाल हैं। ठीक करोगे और फिर चलोगे। चलो चलते हैं रोड पे, ठीक है, घूमने के लिए। इससे क्या होगा? श्रृंगार शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जब बंद हो गई। तो याद रखना, कुल की चिंता भी ना करो। ठीक, कुल की चिंता करोगे तो ये क्रम से आपको मैंने बता भी दिया रचना है। याद रखना, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? चिंतामणि की। इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। देव की। भाव विलास किसकी है? 1689। भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद। वाह वाह वाह, सुजान विनोद को याद रखना है। सुजान विनोद। प्रेम तरंग काव्य रसायन किसकी है? देव की है। इसमें से आपको 2 रचना याद रखना है, एक भाव विलास, एक भवानी विलास। ठीक है। अच्छा, एक पता है आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत भाव नहीं देते हैं, अपने आप में बहुत एटीट्यूड होता है, वो भाव नहीं देंगे। कोई हो, भाव से भवानी भी याद रखना, भाव नहीं देंगे। देव भवानी भाव नहीं देते हैं, तो देव से याद रखना, भाव नहीं देते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके अंदर प्रेम बड़ा होता है, प्रेम चंद्रिका। ठीक है। अब वो कैसी होती हैं? अच्छा, यहाँ से बना सकते हो, सबसे अच्छी बात है, किसी पे नहीं लेते हैं। आप जानते हैं, पता है सुजान नाम की कौन थी? नर्तकी थी। किसको याद रख, उनके बारे में तो जानते होंगे। किसके बारे में? रस खान कौन थे? नहीं, क्या हुआ इस टाइम, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। चलो, तो आपको पता है सुजान एक नर्तकी थी और उनसे जो प्रेम करते थे कवि थे, उनका नाम कमेंट में करो सब लोग। ठीक, कमेंट करके बताओ। इस टाइम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो है रचनाकारों का नाम, क्योंकि इतना मुझे पता है रीतकाल के कवि हैं, सब कुछ पता है। ठीक है। पर इस टाइम मन के अंदर है, बाहर नहीं है। तो सुजान क्योंकि उनको भाव नहीं देती हैं, वो कहते हैं, राजा एक बार कहते हैं कि आप सुनाइए, कुछ गीत सुनाइए। तो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं सुनाना है। तो एक बार सुजान बोलते हैं कि सुना दीजिए ना, और जैसे ही बोलते हैं बस शुरू हो जाते हैं सुनाने के लिए। ठीक है। तो फिर जब सुना होते हैं फिर कहते हैं, राजा बहुत नाराज़ होता है कि तुम मेरे देश से निकल जाओ। ठीक है। देश से
निकल जाओ। तो सुजान से कहते हैं तुम भी मेरे साथ चलो, तो सुजान कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है मैं तो यहीं रहूँगी। तो सुजान वहाँ पे भाव नहीं देती है, याद रखना, सुजान वहाँ पे भाव नहीं देती है, तो देव से देव, याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो प्रेम उनसे करते नहीं हैं, इस बात को थोड़ा याद रखना। केशवदास, याद रखना, एक रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, इम्पोर्टेंट है, रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1607, छंदमाला। ये क्रम याद रखना, रस है राम कवि जी, विज्ञान हो गया छंद। याद रखना, रस, रसिक हैं, रस भरा था राम जी में, वो भी कवि क्या थे, वो भी एक कवि थे। ऐसे भी बना लो कि रस थे राम में, वो भी कवि थे। तो याद रखना, ये रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1607 और छंदमाला, इन्हीं की रचना है किनकी, भिखारी दास की। याद रखना, श्रृंगारण्य 1750 में आया है, श्रृंगारण्य कब है, 1750 में, छंद प्रकाश, इन्हीं की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे ये क्या नाम है, रीत मुक्ति श्रृंगारी कवि नहीं है, इसमें मतलब रीत मुक्ति है जो श्रृंगारी कवि भी नहीं है। सेनापति द्विजदेव आलम ठाकुर, ठीक है, ये सारे हैं, कौन नहीं है, सेनापति नहीं है, याद रखना। देखो 1584 में आए हैं सेनापति, याद रखना, इनका समय क्या है, 1584 में, रीतकाल के प्रसिद्ध रीतबद्ध कवि काव्यकार, याद रखना, ये रीतबद्ध के अंतर्गत, रीतबद्ध के अंतर्गत हैं। जबकि द्विजदेव ठाकुर आलम बोधा, ये मैं घनानंद की बात वहाँ पे कर रहा था, घनानंद सुजान से जोड़ना, ठीक है, घनानंद, ऐसे कभी कैसे भूल सकता हूँ मैं, घनानंद सुजान से प्रेम करते थे ना, ठीक है। तो याद रखना, घनानंद रीत काल के रीत मुक्त श्रृंगारी कवि हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे नीत कवि या दीन दयाल गिरी की रचना नहीं है, बा ये नई रचना है, याद रखना, नीत कवि हैं दीन दयाल गिरी, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश, बताओ कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, छत्र प्रकाश नहीं, ये रचना आपको याद रखनी है, नई रचना है। तो अनुराग वैरागी विश्व है दीन दयाला, अनुराग वैराग विश्वनाथ, याद रखना। हमको पता है कि विश्व में सभी अनुरागी अब वैरागी होने लगे हैं, ठीक है, सब दयालु होने लगे, याद रखना। इस ऐसे बना सकते हो ट्रेक कि विश्व में सभी अनुरागी, जिनको भी अनुराग प्रेम था, वो सब वैराग्य धारण करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम में इतने हार चुके हैं, ठीक है, वो दयालु होना चाह रहे हैं, सब गिरि पर्वत पे जाना चाह रहे हैं। तो अनुराग बाग वैराग्य दिनेश विश्वनाथ नवरत्न किसकी है, दीनदयाल की है। छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है, छत्रसाल की होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, रीतकाल के प्रसिद्ध नीत काव्यकार हैं दीनदयाल गिरी। प्रमुख रचना इस प्रकार है, अन्योक्त्यल्प द्रुम 1855 में, अनुराग बाग 1831 में, वैराग्य दिनेश 1849 में, विश्वनाथ नवरत्न 1822 में, और दृष्टांत तरंगड़ी 1822 में। जबकि छत्र प्रकाश विष्णुविलास लाल कवि की रचना है, किसकी है, लाल कवि की रचना है, बहुत अच्छी बात है। चलो, आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये तो मेरी फेवरेट पंक्ति है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में जावन जब लगी, और कहे रत्ना कर दया करी दरस दीनी दुख दरी भोके तो पे अधिक, क्या नाम बोल दिया कि कहे रत्ना कर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी ठोरी पौरी आवन तबे लगी। और बीच में उद्धव बैठ रहे हैं, आसपास में गोपियां हैं, दिखे कैसे, तो उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पे की पाती छाती छोहन छबे लगी, ओ हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लगी। याद रखना किसकी पंक्तियाँ हैं, सब लोग कैसे भूल सकते हो, उद्धव शतक जगन्नाथ दशरथ नाकर की। तो भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की श्रुध जिगावन में पावन जबे लगी,
जावन जबे, यहाँ पे पवन की जगह जावन जबे लगी, ठीक है। उद्धव शतक बहुत अच्छी रचना है। आगे इसी से याद रखना, कभी पंक्ति पूछ ले कि आए हो सिखावन के जोग मथुरा से तो पे उद्धव जे वियोग के बचन बतराओ ना। और कहे रतना करे दया करी दरस दिन दुख दरिबो के तो पे अधिक बढ़ाओ ना। चूकी चूकी हुई है मन मुकुरु हमारो है, चूकी हूँ कठोर बन पाहन चलाओ ना। और एक मन मोहन तो बस के उजारो महा, हिया में अनेक मन मोहन बसाओ ना। ये भी उद्धव शतक से ही छंद है, बहुत अच्छा छंद है, याद रखना। चलो ये देखो उद्धव शतक जो कि 1929 में लिखा गया था, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिकता अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि, हिंदी पुनर्जागरण, भारतेंदु महाप्रसाद द्विवेदी छायावाद, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से। लाल चंद्रिका, अभी हमने पढ़ा लाल चंद्रिका किसकी होगी, लल्लू लाल की। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, लाल चंद्रिका किसकी रचना होगी, लल्लू लाल की होगी। देखो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इनकी रचनाएं। देखो लाल चंद्रिका, बहुत अच्छी बात। देखो लाल चंद्रिका ये व्याख्या रचना है, लल्लू लाल जी की है। बिहारी सतसई की टीका, आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी सतसई की टीका जो लाल चंद्रिका है, ठीक है, किसकी है, लल्लू लाल जी की है। चलो सदल मिश्र ने रामचरित लिखा है, जो कि अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है सदल मिश्र का। भोजराज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, जो टकसाली हिंदी में है, वेरी इंपॉर्टेंट। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावना के त्रिशूल नाम से लिखते थे, इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सब लोग जानते हैं कब हुई थी, 1800 में हुई थी, सबको पता है। फोर्ट विलियम कॉलेज याद रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेल्जली ने कोलकाता में किया था। याद रखना ICS अधिकारियों के परीक्षण हेतु किया गया था। इसके हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गिल क्राइस्ट थे, इंपॉर्टेंट। उत्तर रामायण काव्य के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, रामलेस त्रिपाठी, बताइए कौन से हैं। उत्तर रामायण अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद नहीं, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त होंगे, नहीं रामकुमार वर्मा है भैया, पहली बार गलत हो गया प्रश्न। उत्तरायण, अच्छा हम उत्तर रामायण पर समझ रहे थे। उत्तरायण का महाकाव्य के रचनाकार कौन है, रामकुमार वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, याद रखना रामकुमार वर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उत्तरायण महाकाव्य याद रखना किसने, रामकुमार वर्मा है। प्रिय प्रवास 1914 में है, याद रखना। प्रिय प्रवास की सारी रचना है कि करके प्रेमोपवन में मुकर गए वो मोद से, चुभ गया सुनहार में, चुभ गया सुनहार में, भूल चाल के रस में। फिर दिया दुहाई प्रिया ने पर गीत हमको सुनाया था। याद रखना ये सब रामधृष हरिओद की रचनाएं हैं, ठीक है। इतिहास पढ़ा है, उसमें जाके देखो अच्छी तरीके से मैंने गानों में सिलेक्ट किया है, हर एक रचनाकार को गानों में दिया है आपके सामने। और किसी को अगर लास्ट वो हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के कवियों का अगर क्रम नहीं याद होता है, जितने कवि हैं सन सहित, ठीक है, आल्हा बनाया है, जाके भारतीय काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट खोलोगे उसमें सबसे नीचे आपको मिलेगी, ठीक है। आद्री याद रखना 1927 में महाकाव्य है, ये काव्य ग्रंथ है सियाराम शरण गुप्त की आद्री मिलन। ओहो 1917 में खंडकाव्य रामनेस त्रिपाठी की। और देखना कौन सी रामनेस त्रिपाठी की रचना, कि मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, और राम नाम की कविता तुमको सुनाएंगे। मिलन पथिक स्वप्न किसकी है, रामनेस त्रिपाठी की, याद रखना 17, 19, 20 इंपॉर्टेंट है 1917। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवाद, मनुष्यवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। देखते हैं इसमें कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। प्रयोगवाद का सबसे पहला प्रयोग किस आलोचक ने किया था, ये जब भी आपसे पूछे तो नंदलाल वाजपेयी को ही लगाना है, ठीक है।
देखो यहाँ से छायावाद का प्रवर्तक पूछे मुकुटधर पांडे, प्रयोगवाद का प्रवर्तक नंदलाल वाजपेयी, नई कविता अज्ञे। नंदलाल वाजपेयी ने छायावाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो क्या बात है, ये देखो आपके सामने निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है। देखो, साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर। सीढ़ियों पर धूप में, ये तो सब बहुत अच्छी पंक्ति है। तो कौन सी है सबसे पहला, क्योंकि इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है और सबसे पहले यही है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे सी यही है। तो अब हम लोग देख सकते हैं, देखो ये रहा इतिहास तिमिर नाशक 1873 में आया है। तिमिर से 73, याद रखना, तिमिर से 73, 1873, शिव प्रसाद सितारे हैं। सच्ची समालोचना 1886 में है, बाल कृष्ण भट्ट की है। ठीक है, आपको पता है बालक सबसे ज़्यादा सच्चे होते हैं। साकेत एक अध्ययन किसका है, 1939 में। आलोचना है डॉक्टर नगेंद्र की है, किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों पर धूप, वह 1959 में रघुवीर सहाय की है। ठीक है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ओहो, रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक है, बताइए कौन सा सब, वही दो पहले से नंबर पर यही आ गया, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं इनकी रचनाएं। ये देखो सारी रचना आ गई इनकी, कि सबसे पहले है कि सीढ़ियों पर धूप में 1960 में। क्या ये क्या हो गया, गलत क्यों हो गया भैया। आत्महत्या के विरुद्ध 1960 क्यों हो गया, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसों से जल्दी से 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था इत्यादि। इसको देखना पड़ेगा, इस रघुवीर साहब की आखिर जाके रचना देखना सब लोगों ने। ठीक है, ये देखो आगे, हाँ देखिए विकल्प में उल्टे क्रम में सही है, सीधे क्रम में कोई विकल्प सही नहीं है। हाँ वही वाली बात है। अच्छा नहीं, अच्छा ये बात यहाँ है प्रश्न, ये सही, अच्छा ये रही बात, ये प्रश्न देखो, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई, मैं इसका बताता हूँ अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात, इसको याद करने की एक ट्रिक कि किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार जो है, किस वर्ष में पुरस्कार दिए गए। आप लोग को याद रखना कब किस किस में दिया गया। देखो 68 में दिया गया पता है, फिर कब दिया गया 72 में दिया गया, ठीक है, फिर कब दिया गया 78 में दिया गया, अच्छी बात है, फिर कब दिया गया भैया 82 में दिया गया, बहुत अच्छी बात, फिर कब दिया गया 82 के बाद 92 में दिया गया, फिर कब दिया गया 99 में दिया गया, फिर कब दिया गया 2005 में दिया गया, फिर कब दिया गया 2009 में दिया गया, फिर कब गया 13 में, 2000, फिर 17 में, फिर 2024 में। ये इस क्रम में उपन्यास दिए गए। अब हमको पता है 68 में किसको दिया गया है, पंत में। 68 में किसको दिया गया था, पंत में। 72 में किसको दिया गया था, दिनकर को, किसको, दिनकर को, ठीक है। 78 में किसको दिया गया, अज्ञे को, किसको दिया गया, अज्ञे को। चलो 82 में किसको दिया गया, महादेवी वर्मा को, ठीक। 92 में किसको दिया गया, नरेश मेहता को। 92 में नरेश मेहता को, 99 में निर्मल वर्मा को, 2005 में केदारनाथ अग्रवाल को, 2009 में किसको किसको दिया गया था, 2009 में दिया गया था अमरकांत शिलाल शुक्ल को। 13 में दिया गया किसको, नहीं 2009 में नहीं, 2013 में दिया गया था केदारनाथ अग्रवाल को।
अच्छी बातें सबको बताऊंगा और सबको नचाऊंगा। कोई मुझसे प्रश्न करेगा उसका जवाब नहीं दूंगा। इस कहानी से याद रखना ये क्रम है। ठीक, तो पतन 27 में चित्रलेखा, 34 में उपन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 वर्ष 36 में टेढ़वे रास्ते, 46 में आखिरी दांव, 50 में अपने अपने खिलौने, 57 में भोले बिसरे चित्र, 59 में वह फिल्म नहीं आई, 1960 में सामर्थ्य और सीमा, 1962 में थके पाँव, 1963 में रेखा, 1964 सीधी सच्ची बातें, 68 सभी नचावत राम गोसाई, 70 प्रश्न अमरीज का, 1973 में। अक्के की निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, देखो, कोई पत्रिका 1937 में ही सब लोग जानते हैं। शरणार्थी 1937 में आई थी शायद, 1939 में आई थी, तो 37, 38, 39 इसी प्रकार का समय होगा। हाँ देखो, ये रही आ गई। अक्के जी की कहानी का प्रकाशन इस प्रकार है, देखो, विपत्तिका हमने कहा 37 में, विपत्तिका कब आई, 1937 में, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 45 में, शरणार्थी 1948 में, कि 39, कुछ याद थी मुझे। विपत्तिका 37 में, परंपरा 44 में, कोठरी की बात 45 में, शरणार्थी 1948 में, जयदोल 1951 में, अमर वल्लरी 1955 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। ठीक है, आगे की रचना होगी। राही मसूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? देखो, ये बहुत अच्छा। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। आधा गांव शायद आया था 66 या 76 के समय में, तो शायद पहला ही उत्तर सही हो सकता है इसका। हाँ, 66 बताया था मैंने ना। देखो, आधा गांव कब आया? 66 में। टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण कब आया? 1969 में। आधा गांव टोपी पहनता था, याद रखना, आधा गांव टोपी पहनता था। आधा गांव क्या पहनता था? टोपी पहनता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक बूंद पानी कुआं से निकाल ले। ठीक है, क्योंकि वहाँ का एक जो ठेकेदार था, राजा था, उसने एक सादे कागज पे लिखवा रखा था, सीना मेरा 75 इंच का है, किसी की हिम्मत हो तो आके यहाँ से एक बूंद पानी लेके जा। अच्छा, वहाँ के जो व्यक्ति थे उनके दिल में एक आरजू थी कि मुझे, उनको संतोष नहीं था कि हम पानी निकाल के मानेंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नीम की पेड़ 2003, ये आपको मैंने याद कराने की कोशिश की है। समझना कि आधा गांव टोपी पहनता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक बूंद जाके पानी कुएं से निकाल लाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो मालिक था उसने एक सादे कागज़ पे लिखा रखा था कि मेरा सीना 75 इंच का है, किसी की हिम्मत हो तो आए पानी निकालने। ठीक है, वहाँ के लोगों को मन में एक ही आरज़ू थी, उनको नहीं असंतोष था, संतोष नहीं था, वो चाहते थे कि मैं पानी एक ना एक दिन निकाल के ही मानूंगा। तो आधा गांव 66, टोपी शुक्ला, बलभद्र नारायण 69, हिम्मत जौनपुरी 69, ठीक है, ओस की बूंदे 70, दिल का एक सादा कागज 73, सीन 75 75। और देखो, सीन 75 75 में है, कटरा बी आरजू 78, संतोष के दिन 85, नीम का पेड़ 2003 इत्यादि राही मसूम राजा के उपन्यास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, ये बहुत अच्छी है। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम: मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंडार, वयम रक्षाम। वयम रक्षाम तो 2000 के समय में आया है, तो ये मुझे मालूम है, तो इसमें शायद गढ़ कुंडार सबसे पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, गलत हुआ, वयम रक्षाम गलत हुआ, 1955 में आया। वृंदावन लाल वर्मा का गढ़ कुंडार है, इंपॉर्टेंट है, 1929 में। राहुल सांकृत्यायन ने मधुर स्वप्न लिखा, जो 1950 में लिखा, बहुत अच्छी बात। चतुरसेन शास्त्री ने वयम रक्षाम लिखा, जो 1955 में लिखा, बहुत ही अच्छी बात। आनंद प्रकाश जैन ने कुणाल आख्या लिखा, जो 1967 में लिखा। निम्नांकित महिला जो है कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? 55 खंभे लाल दीवारें, तत्सम दिलो दानिश, आवा, बहुत अच्छा। आवा 76 में, शायद 75 में आया है। 55 खंभे लाल दीवारें शायद 55 में ही आया है। ठीक है, याद रखना। ये देखो, नहीं, 61 में आया है। उषा प्रेमदा का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, 61 में आया।
राजी सेठ का एक उपन्यास याद रखना, तत्सम, जो कि 1983 में है। कृष्णा सोबती ने दिलो दानिश लिखा जो 1993 में, आवा 99 में लिखा गया, आवा 99। तो उषा प्रियंदा 55, कामेलाल तिवारी 61, राजी सेठ तत्सम 1983, कृष्णा सोबती दिलो दानिश 1993, चित्रा मुदगल आवा याद रखना 1999। इंपॉर्टेंट। महिला रचनाकारों की निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? यही सच है, वो हो कहानी बहुत अच्छी है। जोड़ बाकी है, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत भी ऑप्शन नंबर 20 है इसका। देखो कौन कौन, यही सच है 1966 में आई, मनु भंडारी की, सब लोग जानते हैं। जोड़ बाकी है 1981 में आई, सस्य प्रभा शास्त्री की है। एक स्त्री का विदा गीत 1983 में आई, मृणाल पांडे की है। बोलने वाली औरत 2000, ठीक है, ममता कालिया, किसकी? ममता कालिया की। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना, बहुत अच्छी बात है। संजीव और समर शेष है, सूत्रधार नागफनी एकादश, एक चूहे की, राही मासूम रजा, ठीक है, ये है समर शेष। संजीव के शायद बंदी उजमा की है, शायद एक चूहे की मौत। बी का चौथा देख लेते हैं। बी का चौथा पहले ही मिला, बहुत अच्छी, मिल गया। ये देखो, तो संजीव का कौन सा है? सूत्रधार, नहीं बोलना है। बद्दी उजमा का क्या है? बद्दी उजमा का है एक चूहे की मौत। राही मसूम रजा का क्या है? दिल एक सादा कागज, अभी हम लोगों ने पढ़ा था दिल एक सादा कागज, ठीक, राही मसूम रजा। अमृत राय का एक है उपन्यास, कौन सा? नागफनी का देश, नागफनी का देश, नागफनी का देश। देखो ये रहा संजीव सूत्रधार, 2003 में आया है। बद्दी उजमा एक चूहे की मौत 1971 में, राही मौसम रजा दिल एक सदा का कच 73 में, अमृत राय नागफनी का देश 1995 में, विवेकी राय समर शेष, वेरी इंपॉर्टेंट, समर शेष किसका है? विवेकी राय का उपन्यास, ये पूछा जा चुका। अब कोई एग्जामिनर यही, इसीलिए प्रीवियस तो सॉल्व करना चाहिए, प्रीवियस क्यों कुछ सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यहीं से फंसते हैं। जितनी रचना आप तैयार मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रीवियस हैं, अगर इसी को तैयार कर लेंगे आपको हूबहू यहीं से प्रश्न मिलेंगे। देखो समर शेष एक बार पूछी जा चुका उपन्यास विवेकी राय का, 1988 में, बहुत बाद में पूछा गया, 2021, 22, 23 किस में बाद में। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। बावन दास, रंगनाथ, मन्ना, नमिता पांडे, सबको पता है कि बावन दास किसका है? मैलांचल का। रंगनाथ किसका है? राग दरबारी का, ठीक है। और तो इसी से निकाल लेंगे, इसी से निकाल लेंगे हम लोग। ए का तीसरा, अब बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा रेणु का मैला आंचल 1954 में आई है, इसका पात्र था बावन दास। राही मौसम रजा आधा गांव 1966 में है, इसकी संयत भी थे। शिलाल शुक्ल के राग दरबारी 1968 में है, रंगनाथ का है। मित्री पुष्पा इंधनम याद रखना 1900 मंदा, और चित्रा मुदगल आवा 1999, नमिता पांडे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित करना। मवाली, पाल घुमरा का स्कूटर, ठीक है, गुल की बन्नू, राजा निर्वंशिया, सबको पता है कि राजा निर्वंशिया तो सबको ही पता है, तो राजा निर्वंशिया हम लोग लगा लें, कमलेश्वर की है। तो ए का डी का पहला किस में मिल जाए? डी का पहला, डी का पहला, डी का पहला, दो में मिल गया, ठीक है, दो में मिल गया। देखो डी का पहला, तो या तो ए हो सकता है तो डी हो सकता है, ये तो कट ही गया। चलो कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। पाल गोमरा का स्कूटर, ये किसका है? मोहन राकेश का। कहानी तो ये है नहीं, उदय प्रकाश की, या गुल की बन्नो उदय प्रकाश की। सी का चौथा देख लेते हैं। सी का चौथा तो मिल भी नहीं रहा, नहीं होगा तो इनका है ही नहीं, ये कौन सा हो जाएगा? पाल गोमरा का स्कूटर किसका देख रहे? शेखर जोशी। डी का दूसरा नहीं मिल रहा, ये भी नहीं है। गुल की बन्नो, धर्मेंद्र भारती। चलो डी वाला देखते हैं, ए वाला है, देखो यही मोहन राकेश। मवाली किसका है? मोहन राकेश का है। तो उदय प्रकाश की रचना कौन सी? पाल गोमरा का स्कूटर। धर्मवीर भारती है गुल की बन्नो, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया। और शेखर जोशी का उपन्यास कौन सा? शेखर जोशी कहानी कौन सा? कोसी घटवारी, तो सब लोग जानते हैं। राजा निर्वंशिया भी जानते हैं लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पेपर में।